आज हम बात करेंगे जब आजादी मिल गई थी तो फिर ऐसी क्या मजबूरियां बन गई थी कि उस टाइम पे इंडिया का पार्टीशन करना पड़ गया। आज 78 साल हो गए पार्टीशन को और आज हम लोग बहस करते हैं कि इन सब का जिम्मेदार कौन था। दरअसल हम इंडियंस इन सब का जिम्मेदार जिन्ना को मानते हैं और वहीं पाकिस्तानी इसका जिम्मेदार नेहरू जी को। सच में ऐसी कोई चीज हो सकती थी जो एक्चुअल में इस पार्टीशन को रोक देता? कई लोगों का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते तो ये मैटर सॉल्व हो जाता और 20 लाख लोग जो इस पार्टीशन के दौरान मारे काटे गए, जिनको घर बार छोड़कर भागना पड़ा, वो ऐसा नहीं होता। दरअसल पार्टीशन की नींव तो आजादी से कई साल पहले ही पड़ गई थी। 25 दिसंबर 1875 को कराची के खुर्जा ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना का परिवार एजुकेटेड और बिजनेसमैन था। उनके पिता पुंजा लाल ठक्कर ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। जिन्ना ने कराची से स्कूलिंग पूरी की, फिर लंदन के लिंकन यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद 1960 आते आते वो बॉम्बे आ जाते हैं लीगल प्रैक्टिस करने के लिए। उसी 4-5 साल के आगे पीछे नेहरू जी और गांधी जी भी लंदन से ही लॉ पढ़ के भारत लौटते हैं। उस वक्त तक लगभग पूरे देश से राजाओं का निजाम खत्म हो चुका था और कुछ ही प्रिंसली स्टेट बचे हुए थे, जैसे हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह। लेकिन जगह जगह रिवॉल्ट के किस्से सुनाई देता रहता। पहले बहादुर शाह जफर जैसे राजा थे जो अपने आवाम को प्रोटेक्ट करते थे। उन सब के खत्म हो जाने के बाद ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों ने इन सब का जिम्मा उठाया और डिस्क्रिमिनेशन पे आवाज उठाने लगे। इस दरमियान लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, जैसे भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, और लाखों हिंदू मुस्लिम ने जेल की यातनाएं बर्दाश्त की, हमारे और आपके लिए, इस मुल्क के आने वाली नस्ल के लिए, ताकि हम खुल के जी सके आजाद परिंदे की तरह। अपना हक और अधिकार हो, हम किसी के गुलाम न रहे। लेकिन आज भी चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, वहाँ के कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी आज भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता। जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार और जहाँ हिंदू मेजोरिटी में वहाँ मुस्लिमों पे अत्याचार। इससे अच्छा तो हम लोग गुलाम ही रहते, कम से कम आपस में तो नहीं लड़ते, और ज्यादा ही खून उबाल मारता तो अंग्रेजों को पीटते। ये बात अंग्रेज समझ चुके थे और उसने आपस में लड़वाने का फॉर्मूला तैयार कर लिया था, बंगाल को 2 भागों में बांटकर, ईस्ट बंगाल हिंदू मेजोरिटी में और वेस्ट बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी में। यहीं से सारा खेल पलट जाता है। जो रिवोल्ट हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ करते थे, वो अब आपस में ही हिंदू मुस्लिम दंगे करने लगे और उस वक्त के नेता ये समझ नहीं पाए और आपस में पावर गेम स्टार्ट कर दिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी को उस वक्त पूरे भारत का रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बनाया गया था, जो भारत के सभी कम्युनिटी, सभी समुदाय का पक्ष अंग्रेजों के सामने रखते थे। उस वक्त तक इंडिया एक्ट लागू हो चुका था और इलेक्शन भी होते थे। हालांकि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। पढ़े लिखे, लैंडलॉर्ड और पावरफुल लोग ही वोट कास्ट कर पाते थे। उस वक्त जिन्ना कांग्रेस के मॉडरेट और बड़े लीडर थे और गांधी जी अफ्रीका में एक बिजनेसमैन के लीगल टीम का हिस्सा थे। बाद में वो भी इंडिया आकर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। लेकिन दुनिया को क्या पता था, जिन लोगों की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान होगा, वही लोग भारत के टुकड़े करने में भी शामिल होगा। बहरहाल सैकड़ों धरने, मार कुटाई, जेल, सूली, फांसी के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ये अनाउंस कर देते हैं कि हम जून 1948 तक भारत को आजादी दे देंगे। और वो भारत को सेटल करके भी जाना चाह रहे थे। उसके लिए उन्होंने पहले ही कांग्रेस पार्टी बना रखी थी, बट बाद में कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के रवैये से खुश नहीं थी, जैसे ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन। ये एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन था जो मुस्लिमों के हालात पे नजर रखती थी। उनका मानना था कि कांग्रेस हिंदू पार्टी है और मुसलमानों के साथ पक्षपात करती है, उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं दे रही है। ज्यादातर पार्टी के बड़े पोस्ट पे अपने ही कम्युनिटी के लोगों को बिठा रखा है और ज्यादातर इलेक्शन में अपनी कम्युनिटी के हिंदू लोगों को ही टिकट देता है। ऐसे में फ्यूचर में मुस्लिम कम्युनिटी की अनदेखी हो सकती है। जबकि कांग्रेस का कहना था कि पोस्ट पे कोई भी रहे, इलेक्शन कोई भी जीते, सभी समुदाय का एक बराबर अधिकार होगा, इसमें धर्म का कोई भी मामला आड़े नहीं आएगा। कांग्रेस की इसी सेकुलर आइडियोलॉजी से जिन्ना काफी प्रभावित थे और वो उस वक्त मुस्लिम मौलवियों को काफी क्रिटिसाइज भी करते थे। वो हरगिज नहीं चाहते थे कि जब देश की बात हो तो उसमें धर्म आ रहा है। इस बात को लेकर तो गांधी जी से भी काफी नाराज हो गए थे। दरअसल ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया था और खिलाफत को खत्म कर दिया था, जिससे दुनिया भर के मुसलमान उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इंडिया में भी अली ब्रदर्स प्रोटेस्ट करते हैं, जिसे खिलाफत मूवमेंट बोला जाता है। उसको गांधी जी अपना समर्थन दे देते हैं और कहते हैं कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। इस बात पे जिन्ना भड़क जाते हैं। उनका कहना था कि रिलीजियस प्रोटेस्ट में पॉलिटिक्स मत घुसाओ। जिन्ना 9-10 साल सीनियर थे गांधी जी से, लेकिन वो नहीं माने। बहरहाल मोहम्मदन ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक मुस्लिम लीग नाम की पार्टी बना लेता है और पूरे देश में मुसलमानों की पार्टी होने का दावा करती है और सेपरेट इलेक्शन की मांग करती है। अब आप सोच रहे होंगे ये सेपरेट इलेक्शन का क्या मतलब? तो जैसे आज के जमाने में रिजर्व सीट होती है, तो वैसे ही मुस्लिम लीग का कहना था कि जहाँ हिंदू मेजोरिटी में वहाँ हिंदू ही वोट करे और हिंदू ही इलेक्शन लड़े, और जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में वहाँ
मुस्लिम ही खड़ा हो और मुस्लिम ही वोट करे। उनका कहना था जहाँ हिंदू ज्यादा होंगे तो वहाँ हमेशा हिंदू ही जीतेंगे, मुस्लिम तो जीतेगा ही नहीं, और जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा होगी वहाँ मुस्लिम ही जीतेगा, हिंदू कभी जीत नहीं सकता। कहने का साफ मतलब ये था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बट कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी। इस बात को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में तनातनी हो जाती है। उधर मोहम्मद अली जिन्ना पे मुसलमानों को प्रेशर बढ़ता जाता है मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के लिए, तो वो कांग्रेस में रहते हुए मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर लेते हैं। एक साथ वो दोनों ही पार्टी के एक्टिव मेंबर होते हैं। इसी वजह से वो लखनऊ पैक्ट में दोनों पार्टियों के बीच समझौता भी करवा पाते हैं। जिन्ना भी उस वक्त मुसलमानों के ये सेपरेट इलेक्शन की मांग को क्रिटिसाइज करते थे, बट आगे चलकर सिचुएशन कुछ ऐसे बदल जाती है कि जिन्ना खुद ही सेपरेट इलेक्शन की डिमांड करने लगते हैं। मुस्लिम लीग को उस वक्त थोड़े बहुत लैंडलॉर्ड मुसलमानों का ही सपोर्ट था, बाकी आम मुसलमानों का सपोर्ट कांग्रेस के साथ था। इसलिए कांग्रेस कह रही थी कि हम ये पूरे भारत की रिप्रेजेंटेटिव। उसके कुछ दिनों बाद 1909 में मुस्लिम लीग वाले शिमला पहुंच जाते हैं। लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉडले से मिलकर अपने सेपरेट इलेक्शन की डिमांड रख देते हैं और उनकी डिमांड मान ली जाती है। उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल, पंजाब, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविंस में मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व कर दी जाती है। इसे ही मॉडले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। मुसलमानों की बात करने वाली मुस्लिम लीग को देखकर कांग्रेस के ही हिंदू नेशनलिस्ट लीडर जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा बना ली ताकि हिंदुओं की भी बात अलग से रखी जाए। उसके बाद बहुत सारी सरप्राइजिंग चीज होती है। जिन्ना गांधी जी के नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से नाराज थे और फिर धर्म के नाम पर दो अलग अलग पार्टी भी बन गई थी। इन सब से गुस्सा होकर जिन्ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टी से रिजाइन देकर लंदन चले जाते हैं और वहीं लॉ प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर साल 1923 में ब्रिटिशर्स म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आता है और पंजाब के अंदर मुस्लिम बहुल एरिया के सीट्स को बढ़ा देता है, जिससे हिंदू महासभा हंगामा खड़ा कर देता है, जिससे उस पूरे इलाके में हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ जाता है। इनफैक्ट के पूरे देश में इसका असर देखा जाता है। सेम टाइम पे अंडोमान के सेलुलर जेल में बंद सावरकर ने भी अपनी किताब के माध्यम से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही थी, जिसे कांग्रेस समेत सभी ने उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया और अंग्रेजों ने उस पर बैन भी लगा दिया था। उसी टाइम पे पंजाब और अवध में आर्य समाज ने शुद्धि कैंप लॉन्च कर दिया। उसके 2 साल बाद ही हिंदू कम्युनिटी के कई सारे लीडर्स ने मिलकर RSS का भी फॉर्मेशन कर दिया। फिर डे बाय डे हिंदू मुस्लिम टेंशन बढ़ता ही जा रहा था और ये सिचुएशन अंग्रेजों को बहुत सूट कर रहा था। फिर साल आता 1926 जिसमें कांग्रेस ने पंजाब और बंगाल एरिया के सभी इलाके में सारे कैंडिडेट्स हिंदू ही उतारे, जिससे मुस्लिम समुदाय काफी नाराज हो गया और मुस्लिम लीग को कहने का मौका मिल गया कि हम तो पहले कहते आ रहे थे कि ये हिंदू पार्टी है। फिर वो जोरदार कैंपेन स्टार्ट कर देता है, जिससे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेते हैं। फिर साल 1930 आते आते मुस्लिम लीग अपना नेक्स्ट स्टेप ले लेता है। उस वक्त के मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल इलाहाबाद सेशन में अनाउंस कर देते हैं पंजाब, नॉर्थ वेस्ट, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान इन सबको जोड़कर एक स्टेट बनाया जाए। यहाँ सेपरेट स्टेट की डिमांड की, ना कि सेपरेट कंट्री की। सेपरेट कंट्री की डिमांड तो आगे चल के होती है। इधर जब ये सब कुछ चल रहा था तो लियाकत अली खान लंदन जाते हैं, जिन्ना से डिस्कशन करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत आकर मुस्लिम लीग की बागडोर संभाले। नेक्स्ट ईयर 1934 को जिन्ना भारत आकर मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं और उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। इस बार जो जिन्ना भारत आए थे वो बिल्कुल ही बदले हुए आइडियोलॉजी के साथ। सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम लीग को रीऑर्गेनाइज किया और बैक टू बैक कांग्रेस पे निशाना साधा। कांग्रेस ने हमें धोखा दिया, ये हिंदू पार्टी है, ऐसा होता रहा तो हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, अब मुस्लिमों को अलग आइडेंटिटी चाहिए। जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी मुसलमानों को समझाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में देश भर के मुसलमानों को यूनाइट कर दिया। इससे पहले 1930 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी 760 सीटें जीत लेती है और मुस्लिम लीग सिर्फ 106 सीट ही जीत पाती है। इनफैक्ट के मुस्लिम की जो रिजर्व सीट थी वहाँ भी कांग्रेस अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतार के मुस्लिम लीग को हरा देता है। उसके बाद 1945 आते आते मुस्लिम लीग ऑफिशियली ये अनाउंस कर देती है कि अब हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, हमें अब एक अलग ही मुल्क चाहिए। तो उसके लिए 1946 में ब्रिटिशर्स एक फाइनल इलेक्शन करवाता है। इसके पीछे का रीजन था कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टी का ग्राउंड पे कितना पब्लिक सपोर्ट है और ये मुस्लिम लीग जो अलग मुल्क की डिमांड कर रही है उसकी डिमांड में कितना दम है कि जब यूके भारत छोड़कर जाए तब किस तरीके से पावर शेयरिंग हो, किसको क्या दिया जाए, पार्टीशन होगा या नहीं होगा। और जब इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस से डायरेक्ट कंपटीशन हुआ। जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम पर बहुत ही आक्रामक ढंग से कैंपेन किया। One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule. और वहीं कांग्रेस ने सेकुलर यूनाइटेड इंडिया के नाम पर। नतीजा ये हुआ कि 1585 हिंदू बहुल सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 923 सीट ही जीत पाती है
और सरप्राइजिंग बात यह थी कि मुस्लिम बहुल एरिया में 90% वोटिंग के साथ 482 में से 425 सीट बड़े आराम से मुस्लिम लीग जीत जाती है। रिजल्ट के बाद ये बात साफ हो जाती है कि मुस्लिम लीग ही मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेटिव है। उस वक्त भी लोग नहीं चाहते थे कि भारत टूटे। अंग्रेज भी एक कोशिश करता है, वो दोनों ही पार्टियों को कोalition गवर्नमेंट बनाने को कहता है। इसको लेकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कई हफ्तों तक कई राउंड बात चलती है, लेकिन बात बन नहीं पाती। नेहरू जी कह रहे थे कि ज्यादा सीट हमारी है, पीएम हम बनेंगे, और उधर जिन्ना का कहना था कि पॉपुलैरिटी हमारी ज्यादा है, वोटिंग परसेंटेज हमारा ज्यादा है, पीएम हम बनेंगे। कुर्सी की खींचतान में समय बीतता जाता है तो 24 मार्च 1946 को यूके अपने 3 मिनिस्टर का डेलीगेशन इंडिया भेजता है। ये लोग भी बहुत कोशिश करते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडरों के साथ मल्टीपल मीटिंग करते हैं, बट जिन्ना और नेहरू जी अपनी अपनी बातों पे अड़े रहते हैं। तो 16 मई 1946 को ब्रिटिशर्स अनाउंस कर देते हैं कि आप लोग आपसी सहमति नहीं बना पाए, इसलिए हम खुद ही एक रोड मैप बनाकर दे रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद एक प्लान बनाकर पब्लिश कर दिया, उसे ही कैबिनेट कमीशन कहा गया। उस कमीशन में पहली चीज ये थी कि इंडिया का पार्टीशन नहीं होगा। भारत को 3 अलग अलग प्रोविंस में बांटा गया, राज्यों को ज्यादा पावर दी गई और सेंटर को कम। इससे जिन्ना के पाकिस्तान बनने का सपना चकनाचूर हो गया, लेकिन काफी बातचीत के बाद जिन्ना इसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब भारत डिवाइड नहीं होगा, बट नेहरू जी कमीशन के पास पहुंच जाते हैं ताकि सेंट्रल की पावर को और बढ़ाई जाए। इससे कमीशन एग्री कर जाता है। फिर कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की तैयारी शुरू कर देता है, जिससे गुस्साए जिन्ना 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी में ये बात कहते हैं कि कांग्रेस अपनी मनमानी कर रहा है, मुसलमानों की जेन्युइन डिमांड को भी नजरअंदाज कर रहा है। अगर कांग्रेस ने हमारी बातें नहीं मानी तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन के रास्ते हम अपना हक लेंगे। एक्शन डे से मुराद मुस्लिमों को एग्रेशन दिखाते हुए सड़क पर उतरने को कहता है। अगर कांग्रेस जंग मान रही है तो हम इनकार नहीं करेंगे, जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है। हजारों लोग मारे जाते हैं, कलकत्ता लाशों का शहर बन जाता है। उस वक्त बंगाल के हेड थे हुसैन शाहिद। उसने इस दंगे को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया और उल्टा पुलिस वहां से भाग गई थी। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को घरों से निकाल कर मार काट रहे थे। फिर ये दंगे पूरे देश में फैल गया। एवरी डे 200-400 लोगों के मारे जाने की खबर आती ही रहती। इससे निपटने का बस एक ही सॉल्यूशन बचा हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक पेज पे आकर कोई एग्रीमेंट करे। अब ये दंगे देखकर ब्रिटिशर्स भी जल्द से जल्द भारत से जाना चाह रहे थे। तो यूके के पीएम क्लेमेंट एटली 28 फरवरी 1947 को अनाउंस करते हैं कि इंडियन पॉलिटिशियन किसी सॉल्यूशन पे पहुंचे या ना पहुंचे, हम जून 1948 को भारत के सभी स्टेट को इंडिपेंडेंट करके पावर ट्रांसफर करके चले जाएंगे। इससे परेशान होकर गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहते हैं, हम तो 2 देश बांटने में रेडी नहीं है और आप तो इतने सारे टुकड़े की बात कर रहे हो। उससे अच्छा है पीएम की कुर्सी आप जिन्ना को दे दो। कुर्सी ज्यादा प्यारी है क्या देश? अब इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा बापू। तो देश रखो और कुर्सी घृणा को दे दो। बट नेहरू जी गांधी जी की भी बात को नहीं मानते हैं। फिर आखिरकार भारत को 2 टुकड़ों में बांटना ही पड़ता है। इस तरह कांग्रेस को यहाँ झुकना पड़ा और नेहरू जी को भारत का पीएम बनने का और जिन्ना के पाकिस्तान बनाने का सपना पूरा हो जाता है। इसके लिए यूके से माउंटबेटन को भेजा जाता है, वो भारत की एक एक चीज का बंटवारा करके दे देते हैं। फिर इन दोनों मुल्कों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को कहा जाता है। 1950 में इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है और उसके 6 साल बाद 1956 में पाकिस्तान भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन पेश करता है, जिसके बाद इन दोनों देश को ब्रिटिश क्राउन से हटा दिया गया और जो आजादी की डेट थी जून 1948 उसे बदलकर 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। फिर जून 1947 को यूके की पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। इसी एक्ट के थ्रू हमें आजादी मिली, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को ही खुद को इंडिपेंडेंस अनाउंस कर देता है। जिन्ना लाहौर में झंडा फहराते हैं और इधर 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू लाल किला पे झंडा फहराते हैं। इस तरह एक गुलाम मुल्क 2 आजाद मुल्क बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करें।